हेलो स्टूडेंट, एकेडमिक बूस्टर बाय अफसर सर में आपका फिर से स्वागत है। स्टूडेंट, आज मैं 2018 के प्रथम शिफ्ट के बायोलॉजी का सॉल्व कर लेकर आया हूं। तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो से बेहतर फ़ायदा उठा सकें और आप कोशिश करें इन जितने भी प्रश्नों का हल दिया जा रहा है आप इन्हें कॉपी में लिखें, ताकि आपको लिखने का भी प्रैक्टिस हो जाए और एग्ज़ाम में आप बेहतर ढंग से लिख सकें। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं बायोलॉजी के क्वेश्चन के साथ। तो आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि वायवीय और अवायवीय श्वसन में क्या अंतर है। कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें वायवीय श्वसन या वायवीय श्वसन होता है। तो दोस्तों, वायवीय और अवायवीय श्वसन क्या होता है? ये दोनों श्वसन की प्रक्रिया जो हमारी कोशिका में होती है। तो यहाँ पे अंतर ये है कि अवायवीय श्वसन वो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है, जबकि वायवीय श्वसन क्या है? ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अवायवीय श्वसन ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है और वायवीय श्वसन ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है। अगला है पॉइंट कि यह कोशिका अवायवीय श्वसन यह कोशिका द्रव में संपन्न होता है, जबकि वायवीय श्वसन कहाँ? कोशिका झिल्ली पहला कोशिका द्रव में और दूसरा पहला चरण कोशिका द्रव में और दूसरा चरण माइटोकॉन्ड्रिया में संपन्न होता है, जहां ग्लूकोज का अणु पूर्ण रूप से विखंडित होता है। आपको बता दें कि जो अवायवीय श्वसन है, जब यहाँ पे ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में ग्लूकोज के अणु यानी 6 कार्बन वाला अणु टूट करके वो 3 कार्बन वाला अणु एक ग्लूकोज 2 अणु पायरुवेट में बदलता है, जहाँ ये कोशिका द्रव में। जबकि यहाँ वायवीय श्वसन में क्या होता है? पहला चरण वो माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका द्रव में होता है, जहाँ पर वो पायरुवेट बदलता है। फिर वो पायरुवेट कोशिका द्रव में ऑक्सीजन की उपस्थिति में पूर्ण रूप से टूट करके ये ग्लूकोज टूट करके एटीपी के रूप में एनर्जी का निर्माण करता है, और साथ में ये H2O यानी जल का निर्माण करता है, और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर ये श्वसन के द्वारा बाहर निकलता है। अगला है इसमें पॉइंट है कि इसमें ग्लूकोज का आंशिक विखंडन होता है। अभी जो बताया कि ग्लूकोज मतलब सिर्फ 2 भाग में टूटता, पूर्ण रूप से उतनी एनर्जी नहीं देती है, जो बहुत कम एनर्जी उत्पादन करती है ग्लूकोज के 2 भाग में टूटने से। लेकिन जब ग्लूकोज ये सरल अणु में टूट जाता है, यानी एटीपी के रूप में एडिनोसाइन ट्रायोफॉस्फेट के रूप में जब टूट जाता है, यह अत्यधिक ऊर्जा की उत्पत्ति करती है। उसका अगला है पॉइंट, इसमें से ग्लूकोज के अणु टूटकर इथेनॉल, लैक्टिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड का भी निर्माण करता है जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में। और जबकि यहाँ पर क्या होता है? अत्यधिक ऊर्जा इसमें ग्लूकोज का अणु टूटने के बाद एटीपी, जल और कार्बन डाइऑक्साइड का निर्माण करता है। चलिए, यहाँ पर एक चीज़ क्वेश्चन में लिखने के लिए हम भूल गए, क्योंकि क्वेश्चन में यह भी कह रहा है कुछ जीवों के नाम लिखिए जिसमें वायवीय श्वसन होता हो। जीवों का नाम जिसमें वायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन हम मनुष्य में हुआ है ना, हाथी, घोड़ा, ये ये सब जीव है, जितने वर्टिब्रेट है, इसमें वायवीय श्वसन होता है ना। ईस्ट में होता है, एक कोशिकीय जीव में अवायवीय श्वसन होता है, जबकि ये सारा में वायवीय श्वसन होता है। चलिए, अब हम आगे चलते हैं कि तंत्रिका उत्तक कैसे क्रिया करता है। तंत्रिका उत्तक यानी जिसको हम लोग तंत्रिका कोशिका न्यूरॉन होता है, और उनसे जो बनता है वो तंत्रिका उत्तक होता है। तंत्रिका उत्तक हमारा कैसे कार्य? तंत्रिका उत्तक दोस्तों उजला रंग का एक तार जैसी रचना होती है, जो क्या करता है? सूचनाओं को वो एक स्थान से दूसरे स्थान तक यानी शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक ले जाता है। तो वैसे तो शरीर के एक अंग से दूसरे अंग तक क्या, ये सीधे समझिए कि शरीर के सभी अंगों से मस्तिष्क, और मस्तिष्क से फिर सभी अंगों तक ही इसका संचरण होता है। बस ये मेन हमारा सेंट्रल पार्ट होता है मस्तिष्क। तो जैसे कि अगर कहीं पर कुछ चुभता है, उसकी सूचना वो अंग ग्रहण करता है, जिस अंग में चुभता है उस अंग की तंत्रिका कोशिका उसकी सूचना को लेकर के मस्तिष्क तक पहुंचती है, और फिर मस्तिष्क इसकी अनुक्रिया रिस्पॉन्स करता है कि आखिर क्या हुआ। तो मस्तिष्क को तब समझ में आता है, अच्छा कुछ चुभा, तो ये फिर अपने अंगों को है ना आदेश जारी करता है, जो फिर ये मोटर नर्व लेकर के आता है,
और तब वो कह रहा है, जैसे मान लिया हाथ को आदेश दिया कि देखो कांटा चुभा तो उसको निकाल दो, तो हाथ फिर निकाल देता। इस तरह से तंत्रिका कोशिका जो क्या करता है, ये आवेगों को ले सूचना को जो इलेक्ट्रिक इम्पल्स के रूप में मस्तिष्क तक ले जाता है, और मस्तिष्क में क्रिया होने के बाद जो परिणाम निकलता है, उस परिणाम का आदेश को फिर लेकर के वो अभिवाय अंग के द्वारा फिर आता है और फिर क्रिया को करता है। इस तरह से सूचनाओं का आदान प्रदान करने का काम करता है तंत्रिका कोशिका। तो यहाँ पर लिखे है तंत्रिका उत्तक वो उत्तक है जो तंत्रिका कोशिका से बना होता है, जिसे न्यूरॉन कहा जाता है। तंत्रिका उत्तक जीवों के शरीर में सूचनाओं को विद्युत आवेग के रूप में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाता है। हमारी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा प्राप्त, हमारे जब 5 ज्ञानेंद्रिय है ना, हमारे 5 ज्ञानेंद्रिय है, जैसे जो है हमारा जो आँख हुआ, नाक हुआ, जीभ हुआ, कान हुआ और पूरे शरीर की त्वचा, ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियाँ हैं। ये पांचों ज्ञानेंद्रियाँ जो है बाहरी ज्ञान को वो अपने अंदर से महसूस करके या छू करके, है ना, अपने अंदर ले जाता है, जो मस्तिष्क में जाता है, और मस्तिष्क अनुक्रिया करके उनको फिर अंगों को कार्य करने का आदेश देता है, यानी काम करने का आदेश देता है। साथ ही क्या करता है, इन सूचनाओं को वो अपने, है ना, मेमोरी में वो संग्रह कर लेता है, जमा कर लेता है, स्टोर कर लेता है, जो हमें याददाश्त के रूप में रहता है। मस्तिष्क में जाता है, फिर मस्तिष्क अनुक्रिया कर उसका परिणाम निकालता और फिर है ना प्रभावी अंगों को तंत्रिका तंत्र के द्वारा आदेश भेजता है, जिससे वो अंग काम करता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, ऋतुस्राव या मेंस्ट्रुएशन क्यों होता है। तो दोस्तों क्या होता है कि जो 14 साल के बाद जो है, जो लड़की जो है में जो है प्रत्येक जो है अंडाशय में एक अंडा बनता है, उनमें से अगर वो अंडा जब परिपक्व हो जाता है, 14वें दिन में जब परिपक्व होकर के वो फेलोपियन नलिका में पहुंचता है, फेलोपियन नलिका में ये 24 घंटा तक जो है वहाँ पर जो है ठहरता है। अगर उस 24 घंटा के दौरान अगर मेल जो है, मेल का जो अंडा से अगर इसका निषेचन नहीं होता, यानी मेल गेमेट से अगर इसका निषेचन नहीं होता है, तो यह नष्ट होकर के जो है ये गर्भाशय में पहुंचता है। और यहाँ पर पहुंचने के साथ जो है क्या होता है कि एक और होता है कॉर्पस ल्यूटियम, है ना, वो भी जो है काम करना बंद कर देता है, और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन जो है इसका स्राव भी बंद हो जाता है। तो इसके स्राव बंद होने से, इसकी कमी के वजह से जो है ये क्या होता है कि जो गर्भाशय के दीवार के अंतः स्तर जो टूट जाते हैं, इसका अंतः स्तर जो वो केशिका रक्त का एक जाल जैसा होता है जो टूट जाता है, और इसके टूटने से जो 28वें दिन या 30वें दिन में जो है ये अंडाणु और वो टूटा हुआ रक्त केशिका जो है वो, है ना, गंदा रक्त के रूप में शरीर से बाहर निकलता है, जिसको मासिक स्राव या फिर मेंस्ट्रुएशन कहा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय जीवों की जन्म पद्धति में क्या अंतर है। एक कोशिकीय जीवों में जो है प्रायः जो है वो अलैंगिक जनन होता है ना, और ये अलैंगिक जनन जो है कई प्रकार से होता है, जिसमें हम मुख्यतः 4 प्रकार दें। इसके अलावा भी जो है अलैंगिक जनन जो है बहुकोशिकीय जीवों में होता है, जिसको कायिक प्रवर्धन, उत्तक प्रवर्धन भी कहते हैं, वो भी जो है एक अलैंगिक जनन है। तो यहाँ पर जो है अलैंगिक जनन का जो मुख्य भाग है हम उसमें दिए हैं कि विखंडन, मुकुलन, पुनरुद्भवन और बहुखंडन विधि, है ना। तो ये ऐसे विधि है जिसमें जो है या तो जीव जो है विखंडित होकर, है ना, उस या तो विखंडित हो जाता है या फिर उनसे कुछ प्रवर्ध निकल कर जो है एक नए जनक का निर्माण करता है, जो वृद्धि करके नया जो है जीव बनता है। एक कोशिकीय जीव में जीवों की उत्पत्ति जो है जो जनक के जीवों के समान होती है, जैसा जनक होता है सेम टू सेम उसी तरह का होता है, क्योंकि उसी से टूट करके बनता है, और उसमें एक ही जीव होता है, दूसरा और कोई भाग नहीं लेता। अलैंगिक जनन में एक ही जीव टूट करके या उससे प्रवर्ध निकल के बनता है, जिसके कारण इसमें दूसरा कोई जो डीएनए की जो है प्रकृति नहीं बनने के कारण जो है ये जीवों की एकदम सेम टू सेम यानी समान जो है जनक होता है। जनक जो वो जो अपने जो है जनक के समान जो है जीव उत्पत्ति होती है। अगला है इसमें जो है पॉइंट की, परंतु बहुकोशिकीय जीव में अधिकतर जीव जो अलैंगिक जनन करता है, लैंगिक जनन करता है। लैंगिक जनन जिसमें नर और मादा दोनों भाग लेते हैं। अब ये नर और मादा दोनों भाग लेते हैं, तो ये जरूरी नहीं नर मादा जो है एक ही शरीर में हो। तो यहाँ पर क्या होता है कि लैंगिक जनन में जो है मेल पार्ट और फीमेल पार्ट या तो अलग अलग शरीर में बसता हो
या फिर एक ही जीव जो है, एक ही जो है भाग जो जीव के शरीर में अलग अलग भाग होता है। जैसे यहाँ एक ही शरीर में अलग अलग भाग से मतलब हुआ, जैसे एक फूल में है ना नर भाग और मादा भाग दोनों होते हैं, यानी मेल और फीमेल दोनों भाग होता है। तो इस तरह से एक ही जो है फूल का पौधा एक ही है और उसी में नर और मादा दोनों भाग लेकिन अलग अलग होता है, और दोनों से जो है नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन के फलस्वरूप जो है एक नया बीज बनता है ना, उस तरह से एक जन्म होता है। तो ये लैंगिक जनन हुआ। उसी तरह अगर मनुष्य या फिर जानवरों में अगर बात करें तो यहाँ पर नर और मादा भाग जो अलग अलग शरीर में जो है पलता है, जिसके वजह से नर युग्मक और मादा युग्मक के निषेचन से है ना डीएनए की प्रकृति बनती है और वही वृद्धि करके एक नया जीव का निर्माण करता है। और बहुकोशिकीय जीवों में जीवों की जो उत्पत्ति अपने जनक से जो है कुछ जो भिन्नता को दर्शाती है, यानी अपने माँ बाप से कुछ अलग होता है। यही वजह है कि संसार में इतने लोग हैं और सबका शकल भले एक जैसा लगे लेकिन कुछ न कुछ जो है अंतर दिखता है। तो इस वजह से ये जो डीएनए की जो प्रकृति एक नया प्रकृति बनती है जो कि विभिन्नता को दर्शाता है। चलिए, लेकिन उसमें कुछ गुण जिसमें अपने अनुवंशज का पाया जाता है ना, कुछ तो मिलता जुलता हो रहता है, ये कुछ माँ से तो कुछ बाप से, कुछ दादा से, कुछ चाचा से अपने अनुवंश है ना जो है वांशिक जो है अपने वंशज के जो है कुछ रंग रूप उनसे मिलता जुलता होता है। चलिए, अब यहाँ पर जो है अगला क्वेश्चन है पोषी स्तर क्या है। तो ये जो संसार है, ये जो पृथ्वी है, ये ब्रह्मांड है, इसमें जितने भी जीव हैं उसमें जो है पोषण के लिए एक जो है श्रृंखला टाइप का बना होता है। जैसे एक को जो दूसरा कोई खाता, दूसरा को फिर अलग दूसरा कोई खाता, फिर उसको दूसरा कोई खाता, एक जो है क्या भोजन का जो आहार का जो एक श्रृंखला के रूप में होता है और जो कि कई स्तर में होता है। और इन्हीं पोषण के इन्हीं स्तरों को जो है पोषी स्तर कहा जाता है ना। आहार श्रृंखला में कई स्तर होते हैं और प्रत्येक स्तर पर भोजन का स्थानांतरण होता है, एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरण होता है। और आहार श्रृंखला के इन्हीं स्तरों को पोषी स्तर कहते हैं, यानी वो पोषण का स्तर हुआ, लेवल हुआ। उसमें उत्पादक यानी पेड़ पौधा जो प्रथम पोषी स्तर होता है, चूँकि पेड़ पौधा ही है जो पूरा पृथ्वी में भोजन का खुद से उत्पत्ति करता है, और बाकी जितने भी जीव हैं वो सारे जो है हरे पेड़ पौधे पर निर्भर रहता है। इसीलिए हमने एक कोटेशन लिखा है कि प्लांट इज द किंग ऑफ ऑल लिविंग बींग। यदि अगर प्लांट नहीं तो संसार में कुछ भी जीवित नहीं हो सकता है। चलिए, अगला है इसमें कि अब देखिए कि पेड़ पौधा जो है प्रथम पोषी स्तर, पेड़ पौधा को खाने वाला जीव यानी शाकाहारी जंतु वो द्वितीय पोषी स्तर। उसके बाद जो है मांसाहारी, पेड़ पौधा को खाने वाला जीव को खाने वाला जो वो मांसाहारी जीव है ना, जिसको तृतीय पोषी स्तर। और उच्चतम जो है जो मांसाहारी जंतु होता है उसको चतुर्थ पोषी स्तर कहा जाता है। आहार श्रृंखला का एक उदाहरण दिए हैं, जैसे हरा पेड़ पौधा ये प्रथम पोषी स्तर, ग्रास ऊपर है ना टिड्डा जिसको बोलते हैं वो जो है घास को खाता है द्वितीय पोषी स्तर। अब ये ग्रास ऊपर को गिरगिट खाता है, ये जो है ये तृतीय पोषी स्तर, और गिरगिट को बाज खा जाता है, ये उच्चतम जो है मांसाहारी हुआ जो चतुर्थ पोषी स्तर हुआ। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, हमें वन या वन्य जीवों का संरक्षण क्यों करना चाहिए। चलिए देखिए, वन जीवों का संरक्षण तब होगा जब वन का संरक्षण होगा, इसीलिए वन के संरक्षण को करने से वन जीवों का संरक्षण ऑटोमेटिक हो जाता है। तो वन एकमात्र घटक है जो पर्यावरण के लिए ऊर्जा का उत्पादन करता है। वन के कारण ही पृथ्वी पर सभी जीवों को भोजन का प्रबंधन हो पाता है। अगर वन नहीं हो तो पूरे पृथ्वी पर जो भोजन का प्रबंध नहीं हो पाएगा, क्योंकि अगर पेड़ पौधा नहीं होगा तो पेड़ पौधा को खाने वाला जीव कहाँ से होगा। पेड़ पौधा को खाने वाला जीव नहीं होगा तो मांसाहारी जीव जो वो किसको खाएगा। अगर मांसाहारी जीव नहीं हो तो उच्चतम जो मांसाहारी जीव किसको खाएगा। इसीलिए पेड़ पौधा का होना जो है मस्ट है। अगला है, वन जो है वायुमंडल में गैसों का संतुलन बनाए रखता है, क्योंकि आपको पहले बता दिए कि सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है उसको रासायनिक ऊर्जा में तोड़ने वाला एकमात्र जो प्राकृतिक जो चीज़ है वो वन है, जो कि जो सूर्य से जो विकिरण ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में तोड़ करके वो ग्लूकोज का निर्माण करता है, और साथ ही ये सूर्य की ऊर्जा जो है जल का विघटन करके वो ऑक्सीजन को बाहर निकालता है, जिसके वजह से पर्यावरण में ऑक्सीजन की आपूर्ति होती है। फिर जो है जितने भी जीव हैं और
खुद पेड़ पौधा है ना ऑक्सीजन को ले करके जब ऊर्जा का निर्माण करता है तो वो कार्बन डाइऑक्साइड को निकालता है और इस तरह से ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जो है संतुलन बनाए रखता है। उसके बाद वन्य है ना वन और वन्य जीव को वन जो है वन जीव को भी संरक्षण देता है। वन एक महत्वपूर्ण संसाधन है, वन विभिन्नता को दर्शाता है, अगर वन नहीं हो तो विभिन्नता नहीं हो सकती है। चलिए एक अगला क्वेश्चन है, एकल जीवन में प्रजनन की विधियों का है ना व्याख्या कीजिए। संग जो है गलती से आ गया कि व्याख्या कीजिए। एकल जीव यानी एक जीव, एक कोशिकीय जीव जो होता है, सॉरी यहाँ पे एकल जीव कह रहा है जिसमें नर और मादा नहीं हो, वो एक ही जीव हो, इसीलिए देखिए एकल जीव कह रहा है। एकल जीव में मुख्यतः अलैंगिक जनन होती है जो निम्न प्रकार है। विखंडन है ना, विखंडन को दो भाग में बांटा है ना, जिसको द्विखंडन, यहाँ पे द्विखंडन होगा यानी द्विखंडन यानी वैसा विभाजन जिसमें जो एक व्यष्टि है ना यानी जनक जो है व्यष्टि जनक जो है वो दो भाग में खंडित होकर और दोनों फिर वृद्धि करके एक नए जीव का निर्माण करता है, उसी को द्विखंडन कहते हैं। जैसे अमीबा और पैरामीशियम दो भाग में बढ़ जाता है और दोनों भाग फिर जो वृद्धि करके एक जो है नए जीव का फिर निर्माण करता है, दो नए जीव का निर्माण करता है। अगला है बहुखंडन, उसी में से जो है विखंडन का प्रकार बहुखंडन यानी एक ही जीव जो है दो या दो से अधिक भाग में जब टूटता है, यानी जनक जो है दो है ना एक अनेक जो है जो जनक की उत्पत्ति करता है विखंडित करके, उसको हम विखंडन। जैसे प्लाज्मोडियम मलेरिया का जो परजीवी होता है प्लाज्मोडियम वो हुआ, सेवाल हुआ, ये जो है बहुविखंडन होता है। उसके बाद आ गया मुकुलन। मुकुलन क्या होता है दोस्तों, जैसे कोई हाइड्रा में भी होता है ईस्ट में भी होता है, तो इस तरह से कोई हुआ, अब उसी तरह के अपने जनक के तरह का एक प्रवर्ध निकलता है ना, यानी कली टाइप का निकलता है और यही कली जब अपने जनक से अलग होकर के वृद्धि करके नए जीव का निर्माण करता है, इसी को मुकुलन कहते हैं। इसमें जनक के शरीर के धरातल से कुछ कली या प्रवर्ध निकलते हैं जो अलग होकर वृद्धि कर नए जीव का निर्माण करते हैं, जैसे मुकुलन या जिसे मुकुलन या बड कहते हैं है ना। इसी जैसे ईस्ट में जनन होता है, उसके बाद जो आपका जो है हाइड्रा में जनन होता है। ये ईस्ट वाला जो है ऑप्शन जो है कई बार ऑब्जेक्टिव में पूछा है मुकुलन, इसीलिए हम यहाँ पर ईस्ट उदाहरण दिए। मुकुलन जो है की विधि जो है के द्वारा किस जीव में जो है जनन होता है, तो यहाँ ईस्ट में आप याद रखेंगे। चलिए अगला है अपखंडन या पुनर्जनन, यानी एक ही जीव जो है अपने जनक के शरीर का जो दो या दो से अधिक टुकड़ों में खंडित होकर के और प्रत्येक खंड जो है क्या होता है वृद्धि करके एक नया जीव का निर्माण करता है, तो इसको हम जो है कहते हैं अपखंडन या पुनर्जनन। तो इसका जो है इसमें जो स्पायरोगायरा हुआ, प्लेनेरिया हुआ है ना, प्लेनेरिया जो कि एक कृमि के तरह होता है ना, जो हमारे जो है कभी कभी मस्तिष्क में बन जाता है या पेट में बन जाता है और अन्य भी जो जानवरों के शरीर में बन जाता है। चलिए उसके बाद बीजाणुजनन। बीजाणुजनन में क्या होता है कि पेड़ के टाइप का ही होता है, उसमें एक जो है बीज की थैली नुमा रचना होती है जो कड़े आवरण से ढका होता है। जब ये ताप और वर्षा खा करके ये जो है नष्ट हो जाता है, ये बीज के रूप में जो है पूरा छिड़क जाता है, जो कि एक है ना नए पौधे, ये सारे बीज जो नए पौधे का निर्माण करता है, इसीलिए इसको बीजाणुजनन कहते हैं। अब अगर ये बीज से जनन होता है तो इसको हम फिर अलैंगिक जनन क्यों कहते हैं? इसको इसलिए अलैंगिक जनन कहा जाता है दोस्तों क्योंकि इसमें जो है निषेचन की क्रिया के द्वारा ये बीज नहीं बनता है। ये सारा बीज जो है वो निषेचन की क्रिया के द्वारा नहीं बनता, ये ऑटोमेटिक बनता है। जिस तरह से पेड़ का पत्ता जो जहरी बनता है उसी तरह ऑटोमेटिक बनता है, इसीलिए इसको जो है अलैंगिक जनन की जो है इसमें कैटेगरी में रखा गया, लैंगिक जनन में नहीं रखा गया। जब बीज जो है लैंगिक जनन के द्वारा यानी नर युग्मक और मादा युग्मक जिसको अंडाणु और जो है परागकण दोनों के निषेचन से जो बीज बनता है वो लैंगिक जनन की विधि होता है। यहाँ वैसा नहीं होता, इसीलिए इसको अलैंगिक जनन की विधि में रखा गया। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा आज का जो लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नर जनन तंत्र की जो है नामांकित चित्र बनाइए और इसके कार्यों को लिखिए। दोस्तों इसको हम बहुत बढ़िया से समझा चुके हैं, अगर आप इसको बेहतर ढंग से पढ़ लें तो ज़्यादा बेहतर होगा है ना। और चूँकि कुछ स्टूडेंट अलग अलग तरह के होते हैं और हमको जो है थोड़ा सा ठीक नहीं लगता है, आप इनको बेहतर ढंग से समझ लें तो अच्छा होगा। इसमें कोई बड़ी बात, हम आसान जो है वर्डों में इसका जो है डिटेल कर दिए है। तो चलिए दोस्तों इसी के साथ उम्मीद करते हैं आप इनका बेहतर फ़ायदा उठाएंगे
और आप कोशिश करें इनको 2 से 3 बार जिसको पढ़ने का उसके बाद लिखने का, है ना। थैंक यू दोस्तों। स्टूडेंट एक बात ज़रूरी है कि आप ये जान लें कि जो प्रीवियस सेट अगर आप टोटल वीडियो देख लेते हैं, ज़्यादा नहीं, जितना देर आप एक दिन में पढ़ेंगे किताब को, और इधर उधर पढ़ने में आपको ये चीज़ वो चीज़ देखने में आपका टाइम भी बीत जाएगा। आपको सटीक एक लाइन में एक बेटर वे में आपको तैयारी करने का उस तरह से मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि लास्ट टाइम है। लेकिन अगर आप वीडियो देख लेते हैं बेहतर ढंग से और इन प्रश्नों को बेहतर ढंग से कर लेते हैं, तो उम्मीद है कि आपका एक भी प्रश्न जो है परीक्षा में नहीं छूटेगा। हमने आपके परीक्षा की दृष्टि से और आप बेहतर लिख सकें, इसीलिए ये वीडियो बना रहा हूँ, और उम्मीद करता हूँ कि आप इनसे जो है फ़ायदा उठाएं, है ना। और इधर उधर की चीज़ ज़्यादा ना पढ़ें और इनको जो बेहतर ढंग से सॉल्व करें, और आप जो 100% लिखें। आपको जितना पढ़ना था आपने पढ़ लिया। अब ये है कि आपको प्रयास करनी है कि आप कोई भी क्वेश्चन का आंसर बेहतर ढंग से कैसे लिख सकते हैं, और आप इनको लिखने का प्रयास करें। और जो है ज़्यादा जो है इधर उधर पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इनको बेहतर ढंग से कर लें। आपका अगर सारा वीडियो आप देख लेते हैं तो आपका इससे बाहर क्वेश्चन नहीं जाने वाला है। थैंक यू दोस्तों।